हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल। भाषा चाहे जो भी हो, पढ़ने का कौशल अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भाषा के जो भी कौशल हैं उसमें पढ़ना महत्वपूर्ण है। पहले बालक श्रवण करता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। कभी कभी कहते हैं कि पहले लिखना सिखाया जाता है, बाद में पढ़ना, लेकिन वैसे वास्तविकता यही होनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है। जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझाना पठन कहा जाता है। लिखने के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पठन अथवा वाचन शिक्षा का पर्यायवाची माना जाता है। संस्कृत में वाचनम शब्द की उत्पत्ति वच धातु से हुई है, जिसका अर्थ पढ़ना, पाठ करना, घोषणा करना, प्रकथन कहना, उच्चारण आदि होते हैं। रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है, जब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहा जाता है या कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूर्व होते हैं। वाचन से लेखन कठिन होता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व है, जबकि वाचन में उच्चारण का महत्व होता है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है और लेखन में अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। लेखन की कला स्थायी साहित्य का अंग है। लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और साथ ही साथ इसे विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पठन कौशल क्या है। तो भाषा कौशल की जो 4 सोपान हैं, जैसा कि अभी 2 बताए थे भी इससे पहले। सुनना यानी कि श्रवण करना, बोलना वाचन करना, पढ़ना पठन और लिखना लेखन। पठन भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल माना गया है। शिक्षण कार्य में औपचारिक रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग व्यक्ति करते हैं। एक तो वे अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को बोलते और सुनते हैं या पढ़ते और लिखते हैं। तो इसी से पठन का अर्थ पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होता है, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ हम समझ लें। दूसरों के विचारों तथा भाव को समझना, चिंतन तथा मनन करना आवश्यक हो जाता है। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि मनन एवं चिंतन पठन कौशल के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। बालक में पठन कौशल का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, जिससे कि वे विभिन्न दार्शनिकों, चिंतकों तथा समाज सेविकाओं के विचारों को पढ़ सकें, समझ सकें तथा बोधगम्य कर सकें। इस आधार पर बालक पढ़कर अधिकांश विचार ग्रहण करते हैं तथा उसी आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। पठन के द्वारा ही विचार एवं भावों का अर्थ बोधगम्य होता है। बालक पढ़कर ही अर्थ ग्रहण करता है और चिंतन संबंधी दक्षता प्राप्त करता है। श्रवण से अपेक्षा यानी कि जो सुनना है उसकी अपेक्षा पठन से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अगर बालक की समझ में एक बार नहीं आता है तो पुनः पढ़ता है, पुनः समझ में नहीं आता तो पुनः पढ़ता है, क्योंकि वो लिखित सामग्री उसके पास स्थायी रूप में रहती है। पठन कौशल कहते किसे हैं, इसको देखेंगे हम। दूसरों के विचारों को पढ़कर समझना या अर्थ ग्रहण करने में दक्षता हासिल करना पठन कौशल कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ी और हमारे दिमाग में आई ही नहीं, समझे ही नहीं, तो उसको पठन नहीं कहेंगे। इसी के साथ देखेंगे पठन कौशल के प्रकार। पठन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। शाश्वत पठन, जो कि व्यक्तिगत पठन होता है, और सामूहिक पठन होता है। गुण के आधार पर शाश्वत पठन के प्रकार आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। इसमें 2 बताए गए हैं शाश्वत पठन में। एक तो सामान्य दिया है व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। दूसरा गुण के आधार पर शाश्वत पठन के प्रकार होते हैं आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक पढ़ता है, उसे आदर्श वाचन कहा जाता है।
और अनुकरण वाचन जो उसको सुनकर बालक जो अनुकरण करके वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे मौन पठन, सामान्य मौन वचन वाचन या वचन और गंभीर मौन वाचन, द्रुत वाचन, ये 3 प्रकार होते हैं। इसी के साथ देखेंगे हम सस्वर पठन। सस्वर पठन से तात्पर्य है लिखित भाषा में व्यक्त भाव तथा विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ना। इसे मौखिक पठन भी कहा जाता है। जब कोई भी लिखित सामग्री होती है उसको आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, उसे सस्वर पठन कहा जाता है। यानी कि जो लिखित रूप में है उसी को पढ़ना। सस्वर पठन का उद्देश्य बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्ह आदि को दृष्टि में रखकर उचित स्वर यति गति लय के साथ पाठ्य वस्तु का अर्थ एवं भाव ग्रहण करते हुए कुछ एक उच्च स्तर करते हुए, यानी कि जो स्तर है अगर नहीं जानते हैं तो उसे बढ़ाते हुए पढ़ने की योग्यता प्रदान करता है। सस्वर पठन करने से छात्रों का शब्दोच्चारण एवं अक्षर विन्यास शुद्ध हो जाता है। सस्वर पठन के भेद अभी बताए थे हमने, जो कि 2 थे, सामान्य रूप में व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। और व्यक्तिगत पठन क्या है अब हम इसको देख लेंगे। व्यक्तिगत पठन या व्यक्तिगत स्वर पठन वह पठन होता है जो कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण छात्र द्वारा किया जाता है। यानी कि जो छात्र हैं शिक्षक द्वारा किया गया आदर्श पाठ उसका जो अनुकरण करते हैं वह व्यक्तिगत पठन होता है। बालक अपने अपने लिए पढ़ते हैं या बालक व्यक्तिगत रूप से स्वयं उच्चारण के साथ पठन करता है। यानी कि बच्चे को पढ़ा दिया गया, बच्चे ने समझ लिया, फिर से जब उच्चारण व्यक्तिगत रूप से कर रहा है उसे व्यक्तिगत पठन कहते हैं। यानी कि कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं लेकिन सब अपना अपना अलग पढ़ रहे हैं, उस समय जो है व्यक्तिगत पठन होगा। अगर सब सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आगे बताएंगे। सामूहिक पठन वह पठन होता है जिसमें बालक एक समूह में या एक कक्षा के सभी बालक मिलकर किसी भी पाठ का उच्चारण के साथ, यानी एक साथ मिलकर उच्चारण एक साथ मिलकर करते हैं, पढ़ते हैं, उसे सामूहिक पठन कहते हैं। दोनों के आधार पर सस्वर पठन के 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें है आदर्श पठन तथा अनुकरण वाचन। अब आदर्श वाचन क्या है हम इसको देख लेते हैं। छात्रों के समक्ष पाठ्य सामग्री को जब शिक्षक स्वयं वाचन करके यानी वाचन करके प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन क्या है इसको देख लेते हैं। आदर्श वाचन के बाद छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है और जब छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के ढंग पर वचन करने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही यति गति लय का अनुसरण करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। या शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, यानी कि शिक्षक के द्वारा कहीं व्यक्ति जब आदर्श वाचन ही कहा जाता है के द्वारा उच्चारित शब्द को बालक पीछे पीछे अधूरा सा जो है उसे ही अनुकरण वाचन कहा जाता है। यानी कि एक लाइन बोली शिक्षक ने तो एक लाइन छात्रों ने दोहरा दी तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। यानी कि जो पीछे से बोलते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। सस्वर पठन के उद्देश्य क्या हैं? सस्वर पठन के उद्देश्य हैं इस प्रकार से हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के उच्चारण में सुधार लाना है ताकि बालकों के उच्चारण में होने वाली विराम बलाघात संबंधी भूलों को धीरे धीरे कम किया जा सके। सस्वर पठन का एक उद्देश्य वार्तालाप में तथा पठन में होने वाले रुकावटों को दूर करना होता है। इसका एक उद्देश्य उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव न आने देना है। इसका एक उद्देश्य श्रोताओं की संख्या तथा अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रित करना भी है। इसका अन्य उद्देश्य विराम आदि चिन्हों को समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ाना भी है। इसी के साथ हम देखेंगे मौन पठन क्या है। मौन पठन लिखित सामग्री को मन ही मन आवाज़ निकाले बिना पढ़ना मौन पठन कहलाता है। वाचन के समय मुख के होठ जो हैं बंद रहते हैं। जब छात्र मौन वाचन में कुशलता अर्जित कर लेता है तब सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग करना छोड़ देता है। देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताओं का पाठ पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भी बड़ी कक्षा में आते जाते हैं धीरे धीरे वे शांतिपूर्वक यानी कि मौन पाठन करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक होता है एवं भाषाई दक्षता अधिकार का सूचक है। मौन पठन को प्रकृति के अनुसार मौन वाचन के जो हैं इसमें 2 भेद हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। अब हम देखेंगे कि गंभीर वाचन क्या है। गंभीर वाचन उस समय किया जाता है जब हम किसी सामग्री की
तह तक पहुंचना चाहते हैं। गंभीर वाचन में पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को पढ़ना तथा समझना आवश्यक हो जाता है और इसमें विचारों की चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। नवीन सूचना एकत्र करने के लिए या केंद्रीय भाव की खोज करने के लिए हम गंभीर वाचन या गहन वाचन करते हैं। द्रुत वाचन। द्रुत वाचन में हम तेजी से अध्ययन करते हैं। द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से है। विस्तृत वाचन तब किया जाता है जब हम अधिक सामग्री कम समय में पढ़ना चाहते हैं। द्रुत वाचन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सीखी हुई भाषा का अभ्यास करते हैं या अवसर का सदुपयोग करना या सूचना एकत्रित करना या फिर आनंद प्राप्त करना आदि इसमें आते हैं। मौन वाचन के उद्देश्य क्या हैं? मौन वाचन छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करता है जिससे उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है और छात्र बुद्धिमान बनता है। मन वचन छात्रों को भाषा के लिखित रूप को समझाकर उसे उसके मन तक पहुंचने में सहायता करते हैं, यानी कहें आत्मसात करने में सहायता करते हैं। इससे एकाकी क्षणों में समय का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षार्थियों में चिंतन तथा तर्क शक्ति को बढ़ाने एवं उनके प्रति उत्तर क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मौन पठन में छात्र की कल्पना शक्ति का विकास होता है। शांत मस्तिष्क में छात्र आगे की घटनाओं के विषय में अनुमान लगा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि छात्र कम से कम समय में विषय को गहराई से समझ लेता है और अत्यधिक आनंदानुभूति अर्जित कर लेता है। किंतु इसमें ये याद रहे कि पठन कौशल के विकास में निरंतर अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक को श्यामपट्ट से पढ़ाना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, अथवा कॉपी में, किताब में, जहाँ भी उसे समझाना है, पढ़ाया जाना चाहिए, उससे पढ़वाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि पठन कौशल में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो पठन कौशल के विकास में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो बात है इस तथ्य को उजागर करती है कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बालकों को समझा सकता है, पढ़ना ठीक प्रकार से सिखा सकता है। ये अहम बात है कि पठन कौशल के विकास का एक संबंध का ही रिश्ता लिखा हुआ है इसमें। संबंध पढ़ने की आदत से भी है। इसमें शिक्षक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, कहानी की किताबों के प्रति एक मोह पैदा करना, कविताओं की किताबों के जरिए भाषा के सौंदर्य के स्वाद चखने आए, वही कहें उसमें इंटरेस्ट लाने, रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों को आमंत्रित करने वाली भूमिकाएं निभाकर शिक्षक बच्चों के लिए किताबों की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।